हम स्टार्ट कर चुके हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल। आज हमारा मित्सुबिशी का ऑनलाइन ट्रेनिंग है जिसमें हम ये टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे हम पहले मेन डिस्प्ले का इंट्रोडक्शन, काउंटर सेटिंग्स, मशीन का टाइम कैसे सेट करते हैं, एमडीआई मोड में कमांड देना, शॉर्टकट्स, न्यू प्रोग्राम क्रिएट, जी कोड गाइडेंस, लाइन कॉपी पेस्ट, फाइंड रिप्लेस, सब प्रोग्राम कॉलिंग, ये सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके लिए मैंने अभी मित्सुबिशी M80AV कंट्रोल यहाँ पे ओपन किया है। हमारा जो M80V सीरीज है, लेटेस्ट सीरीज, उसका एडवांस वर्जन है M80AV, वो हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसमें हमारे टोटल ये 6 बटन होते हैं जिसको हम हार्ड की बोलते हैं। ऊपर जो ये आप देख सकते हैं इनको हम हार्ड की बोलते हैं, और स्क्रीन के नीचे जो बटन होते हैं इनको हम सॉफ्ट की बोलते हैं। 3 बटन हमने डेडिकेट किए होते हैं मशीन रनिंग के लिए, मॉनिटर, सेटअप, एडिट। यानी मशीन ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग का जो भी काम है वो ये 3 हार्ड की के अंदर आएगा। बाकी 3 बटन होते हैं मेंटेनेंस पर्पस के लिए, जिसको हम मेंटेनेंस की ट्रेनिंग में डीपली एक्सप्लेन करते हैं। आज हम थोड़ा थोड़ा इनको टच करेंगे। इसमें एडिट होता है एडिटिंग पर्पस के लिए, जैसे कोई हमने न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना है, लाइन कॉपी पेस्ट करना, प्रोग्राम ट्रांसफर, वो सभी काम एडिट हार्ड की के अंदर आएगा। सेटअप में सारा सेटिंग से रिलेटेड काम रहेगा, जैसे कि हमारे टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट, टूल लाइफ, जो भी सेटिंग से रिलेटेड है, मशीन कंडीशन। और मॉनिटर मतलब मेन स्क्रीन। जब भी हम मॉनिटर का बटन प्रेस करेंगे तो हम मेन डिस्प्ले पे आएंगे। पहले हम डिस्प्ले को समझेंगे, कहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और हम उसको कैसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें शो करेगा ऊपर एक वाईफाई का सिंबल। हमारा जो लेटेस्ट सीरीज है M80V सीरीज, उसके अंदर हमने वायरलेस लैन का ऑप्शन इनबिल्ट दिया है, जिसको हम पैरामीटर की हेल्प से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हम वाईफाई एक्टिवेट करेंगे तो उसका सिंबल हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पास में हमें शो करेगा मोड, मशीन अभी किस मोड में सेलेक्ट है। मेमोरी यानी कि ऑटो मोड। बाकी अगर हम कोई मोड सेलेक्ट करते हैं एमडीआई, तो यहाँ पे एमडीआई शो करेगा। मोड सेलेक्ट जो भी हमारा रहेगा वो हम स्क्रीन के टॉप में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये 4 बॉक्स जिसमें हम वैल्यू देख पा रहे हैं, इसको हम काउंटर्स बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये काउंटर की सेटिंग पहले हमें करनी है, तभी हम ये चेक कर पाएंगे कि मशीन अभी किस पोजीशन पे है, वो क्या काम कर रही है, कहाँ पे और जाएगी, वो सब वैल्यू हम देख सकते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट की में एक बटन दिया गया है, डिस्प्ले चेंज, डीएसपी चेंज। इस बटन को हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आएंगे काउंटर 1, 2, 3, 4। काउंटर 1 में हम सबसे पहले रखेंगे मशीन की पोजीशन। काउंटर 1 के बटन को प्रेस करते रहेंगे जब तक कि मशीन पोजीशन ना आ जाए। अब यहाँ पे मशीन पोजीशन आ चुकी है। सेकंड काउंटर में हम रखेंगे प्रोग्राम पोजीशन। प्रोग्राम पोजीशन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी समझ सकते हैं, ये जॉब की वैल्यू होती है। यानी जॉब पे हमने एक पॉइंट को 0 मान लिया है, उस पॉइंट पे मशीन है तो प्रोग्राम पोजीशन 0 रहेगा। उससे जितना डिस्टेंस पे जाके मशीन काम करेगी वो वैल्यू हमें प्रोग्राम पोजीशन के अंदर डिस्प्ले होगा। थर्ड काउंटर में हम यहाँ पे रखेंगे रिमेन कमांड। रिमेन कमांड का मतलब होता है अभी कितना और ट्रेवल करना बाकी है, यानी डिस्टेंस टू गो, रिमेनिंग कितना भी और ट्रेवल करेगा इस ब्लॉक के अंदर। और फोर्थ काउंटर में हम रखते हैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन हमारा होता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। किसी भी पोजीशन को हम 0 मान लेते हैं, फिर कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं, जो वैल्यू आती है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो रिलेटिव पोजीशन में रहेगा। इस तरीके से हमें सेट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर शो करेगा टूल नंबर। ये सेटिंग करने के बाद हम लेफ्ट की को प्रेस करके उस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे शो करेगा टूल नंबर, स्पिंडल का जो टूल है, वेटिंग का जो टूल है, या अगर टर्निंग मशीन है तो टरेट के अंदर कौन सा टूल है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। स्पिंडल के आरपीएम, स्पिंडल कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे उसका लोड, स्पिंडल पे क्या लोड आ रहा है
लाइव कटिंग लोड। फीड रेट यहाँ पे हमें शो करेगा mm/मिनट में और mm/पर रिवोल्यूशन में। वीएमसी में हम mm/मिनट यूज करते हैं, टर्निंग में मोस्टली mm/रिवोल्यूशन में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो करता है दो तरह का टाइम। ये दो तरह का टाइम कोई भी हम सामने रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले सेटिंग करने के लिए, अभी यहाँ पे सेटिंग सही नहीं है, यहाँ पे मशीन का डेट और टाइम हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हम राइट की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आएगा टाइम। टाइम के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है टाइम सेटिंग। टाइम सेटिंग के अंदर जाके हम मशीन का डेट या टाइम अगर करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है दो ऑप्शन, टाइम सेलेक्ट 1 और टाइम सेलेक्ट 2। टाइम सेलेक्ट 1 जो सामने स्क्रीन पे ऊपर की साइड में हमें दिखेगा, टाइम सेलेक्ट 2 बॉटम में। हम टाइम सेलेक्ट 1 में रखते हैं डेट, यानी मशीन में डेट क्या है वो हमें दिखे, और टाइम सेलेक्ट 2 में हम रखते हैं साइकिल टाइम। अभी हम मेन स्क्रीन पे आएंगे जहां पे हमें डेट और साइकिल टाइम अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे हमें शो करेगा फिर किस डिवाइस से हम अभी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, मशीन की मेमोरी से या मेमोरी कार्ड से और यूएसबी। जो भी डिवाइस हम सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम रनिंग के लिए वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम जो प्रोग्राम रनिंग के लिए सेलेक्ट किया हुआ है ये प्रोग्राम डिस्प्ले होगा यहाँ पे। प्रोग्राम के जस्ट नीचे हमें दिखेगा वर्क ऑफसेट। इस वर्क ऑफसेट को मशीन अभी एक्टिवेट किए हुए है G54 और G55। यहाँ पे हमें शो करेगा एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल मोड G90 और G91। बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, इसके लिए मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ और फिर मैं एक बार अनम्यूट करके आपको कुछ ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्क ऑफसेट, उसके साथ में हमें शो करेगा G90 और G91 एब्सोल्यूट मोड में है मशीन या इंक्रीमेंटल मोड में है। साथ में किस जी कोड के साथ वो मूवमेंट कर रही है, G01 G02 जो भी एक्टिवेट रहेगा यहाँ पे हमें दिखेगा। उसके साथ में उसके नीचे हमें दिखाएगा यहाँ पे कंपनसेशन G41 और G42 किस कमांड का हम एक्टिवेट किए हुए हैं। साथ में उसके जो डी ऑफसेट एक्टिवेट रहेगा उसका रेडियस ऑफसेट। इसके साथ में हम देख सकते हैं हाइट ऑफसेट। G43 के साथ में जो हाइट ऑफसेट हमारा एक्टिवेट रहेगा वो यहाँ पे हमें विजिबल होगा। और राइट साइड में हम देख पाएंगे यहाँ पे वर्क यानी पार्ट काउंट, हमारी मशीन में कितना पार्ट काउंट अभी हो चुका है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे शो करता है एम कोड, किस एम कोड से मशीन अभी पार्ट काउंट को रीड कर रही है। मशीन जब भी इस एम कोड को रीड करती है तो वो पार्ट काउंट में एक नंबर को इंक्रीज कर देती है। ये एम कोड हम पैरामीटर से चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं अनम्यूट करके पूछता हूं कि आपको अगर कुछ डाउट है इंट्रोडक्शन में आप एक बार उसको क्लियर करें, सो दैट कि हम आगे की जो ट्रेनिंग है उसमें प्रोसीड कर सकें। अभी अगर आपको स्क्रीन के इंट्रोडक्शन में लेके कुछ भी डाउट है आप एक बार प्लीज पूछ लीजिए। हेलो सर। हेलो यस सर। सर, पिक नहीं दिखाई दे रही है, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल डार्क ही आ रहा है। आपके सर नेटवर्क में इशू ना हो, कोई दूसरे कंफर्म कर सकते हैं क्या कि उनको भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एस आ रहा है बस, एस से। स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ देखिए सर, स्क्रीन दिख बाकियों रहा है, को सही है। स्क्रीन दिख रहा है, मुझे लग रहा है आपके कुछ नेटवर्क में इशू है। आप प्लीज एक बार ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा से दिखा रहा है कनेक्ट सर हमारे कीजिए। में। चलो ठीक है, एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं दोबारा। ओके ओके सर, थैंक यू। स्क्रीन के बारे में और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि हमारा है। हेलो सर। यस सर। सर ये वर्क के ऊपर क्या है, WR के ऊपर MR है जो ये एम कोड दिखाता है सर। अभी जैसे मैंने लास्ट में M3 कोड दिया
तो M3 मशीन रीड करके फिर यहाँ पे दिखाती है कि अभी कौन सा M कोड एक्टिवेट है। ठीक ठीक सर। और सर ये दो टी है, एक तो टी इधर है, एस के ऊपर टी है। हाँ, और एक यहाँ पे है। हाँ जी जो ये ये। बड़ा वाला टी है इसमें दिखाता है स्पिंडल का टूल, यानी स्पिंडल के अंदर मेरा जो टूल है वो दिखाएगा। हाँ, ठीक है छोटे सर। वाले टी है इसके सामने दिखाता है मैगजीन में जो वेटिंग टूल आगे तैयार है। ठीक ठीक सर। यहाँ पे स्पिंडल का टूल, वेटिंग टूल दोनों हमें दिखेगा। ठीक ठीक सर। और ये सर नीचे एस है जो ये स्पेंडल, ये दो स्पिंडल एस के है, आरपीएम। ये आरपीएम हो गए। और ये आगे वाला? यहाँ पे दिखाता है एक्चुअल में हमने कितना दिया। मान लीजिए हमने 1000 आरपीएम दिया, ठीक है जी। जो कमांडेड आरपीएम है वो दिखता है यहाँ पे। ठीक है और सर। अभी कितना चल रहा है एक्चुअल में लाइव वो दिखता है यहाँ पे। जैसे मैं ठीक ठीक। M3 का कमांड देता हूं, मैंने आरपीएम तो दिया उसको 1000, ये देखिए, लेकिन वो अभी चला रहा है 999। जी सर। यहाँ पे दिखाएगा एक्चुअल जो हमने दिया और यहाँ पे जो चल रहा है। ठीक है सर। ओके सर। सर थैंक यू एक सर। बार पार्ट काउंट कैसे चेक करते हैं एक बार वो बता दीजिए। हाँ, पार्ट काउंट के लिए देखिए, पार्ट काउंट के हमारे दो तरीके हैं, एक पैरामीटर के थ्रू है, दूसरा डायरेक्ट एमडीआई मोड से है। पहले मैं आपको पैरामीटर का तरीका बताता हूँ। पैरामीटर के लिए हम सेटअप में जाते हैं, पहले सेटअप का बटन 2 बार प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रीन आएगी, हम राइट की को दबा के नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है यूजर। यूजर के अंदर ऑपरेटर के से रिलेटेड जो भी पैरामीटर है वो सभी हमें यूजर में मिलेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें एक पैरामीटर मिलता है 8001, 8002 और 8003। ये 3 पैरामीटर हैं जो पार्ट काउंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है 8001, कि इसमें हमें किस एम कोड से पार्ट काउंट करना है। इसमें नॉर्मली हम 30 वैल्यू डाल के रखते हैं कि M30 को मशीन जब भी रीड करे तो वो पार्ट काउंट को रीड करे। अगर हम चाहते हैं कि M30 से नहीं किसी दूसरे कोड से हमने काउंटिंग करवानी है, वो कोड भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा पैरामीटर है 8002, जिसमें ये कितना पार्ट काउंट हो गया वो काउंटिंग करता है। हर बार जैसे साइकिल चलेगी तो 1 2 3 4 5, वो काउंटिंग 8002 में इंक्रीज होती रहती है। और जीरो भी हमें यहाँ पे आके करना है। मान लीजिए इसमें इसने 10 पीस काउंट कर लिया, मैं 10 लिख के इनपुट करता हूं। अभी देखिए वर्क के सामने लिख के आ गया 10 पीस इसने काउंट किया हुआ है। हमें जीरो करना है। सेटअप में जाएंगे, यूजर में 8002 पैरामीटर को हम जीरो कर देंगे, जीरो लिख के इनपुट। और 8003 में होती है वर्क काउंट की लिमिट, कितने हमें पार्ट काउंट कितने तक करना है। अगर कोई कंपोनेंट है जिसके हमें 100 पीस बनाने हैं, हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 100, ताकि जब मेरा प्रोडक्शन 100 पीस का हो जाए तो मशीन आगे ना चले, मशीन ऑटोमेटिक अलार्म दे कि प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये तो है पैरामीटर से आके जीरो करने का तरीका। दूसरा तरीका, मान लीजिए मेरे यहाँ पे वर्क पीस है 10, अब मैं चाहता हूं कि इसको मुझे जीरो करना है, पर मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ पे तो बाकी भी पैरामीटर हैं, गलती से हम किसी दूसरे में डाल सकते हैं। इजी तरीके के लिए हम एमडीआई मोड में लगाएंगे मशीन को, फिर हम एडिट सॉफ्ट की का बटन दबाएंगे जिससे एमडीआई का स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे #3 उसके बाद 3901 इक्वल टू 0। ये पार्ट काउंट को जीरो करने का एक डायरेक्ट वेरिएबल होता है। हम एमडीआई मोड में हमने लिखा #3901 इक्वल टू 0, इसको हमने किया इनपुट और इसको हम कर देंगे साइकिल स्टार्ट। अभी मेरे पार्ट काउंट यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 10। जैसे ही हम इसको साइकिल स्टार्ट करेंगे पार्ट काउंट हमारा हो गया 0। तो इसमें हमें पैरामीटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे हमारी गलतियां जो है पैरामीटर से वो नहीं होगी। ये स्क्रीन से ही हो जाएगा ये। ये स्क्रीन से एमडीआई में ही कमांड डालने से हमारा पार्ट काउंट 0 हो जाएगा। ठीक। सर और एक और क्वेश्चन था, जो आरएसटी बनाते हैं जी सर। तो
RST जैसे हमने रीस्टार्ट कर रखा है तो मशीन तो वहीं रुक जाएगी। अगर उसे एक एक दो लाइन पीछे से बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? हाँ, ये जो सर हमारा आज का ट्रेनिंग का कंटेंट है, इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है। आगे फिर हम बढ़ते जाएंगे, जैसे लाइन कॉपी पेस्ट करना, ऑफसेट लेना, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट का जो अच्छा टॉपिक अच्छा। आएगा उसमें हम आपका ये हाँ, डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। अभी हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है, ये भी हमने देख लिया, हाउ टू कमांड इन एमडीआई। एमडीआई मोड में हम कमांड कैसे देते हैं। उसके बाद आगे शॉर्टकट्स, मित्सुबिशी में क्या क्या शॉर्टकट होते हैं और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से म्यूट कर देता हूं ताकि बैकग्राउंड से साउंड ना आए। इधर से जा रहे हैं। शॉर्टकट के लिए मित्सुबिशी कंट्रोल में एक जो हम एमडीआई से काम करते हैं, जैसे हम स्पिंडल को रोटेट करते हैं, हम टूल चेंज करते हैं, वो हम नॉर्मली तो एमडीआई मोड लगा के फिर एडिट में जाके कमांड दे के इससे करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है जिसको हम बोलते हैं एमएसटी। हम मेन स्क्रीन पे कीबोर्ड पे एमएसटी कोई भी बटन प्रेस कर देंगे डायरेक्ट, जिससे कि एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें एस में स्पिंडल के आरपीएम, एम के अंदर एम कोड और टी में टूल नंबर, ये डाल के हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। एस में हम जैसे डाल देते हैं, मुझे 1500 के आरपीएम रन कर रही है, 1500 लिख के मैंने इसमें इनपुट किया, यहाँ पे आ गया 1500। फिर एम का कमांड डालते हैं, उसमें 3 लिखते हैं इनपुट, तो ये रनिंग हो जाता है। इवन ऑटो मोड के अंदर, रनिंग मशीन के अंदर भी अगर हमें आरपीएम चेंज करना है, हम मशीन को रोकना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम एस का बटन प्रेस करके आरपीएम डाल के रनिंग मशीन के अंदर उसका आरपीएम चेंज कर सकते हैं। सेम चीज टूल चेंज के लिए, अगर हमें टूल चेंज करना है, पहले हम टी का बटन प्रेस करते हैं, उसमें हम टूल नंबर डाल देते हैं 1 इनपुट, तो 1 नंबर टूल सामने आ जाता है मैगजीन में। फिर हम M6 का कमांड डालते हैं, M6 इनपुट, तो हमारा टूल चेंज हो जाता है। ये हमारे यहाँ पे शॉर्टकट अवेलेबल है, बट ये सभी मशीन में नहीं काम करता है। ये डिपेंड करता है कि मशीन की सेटिंग किस तरह से की गई है। ज्यादातर मशीन्स में ये काम करता है। दूसरा शॉर्टकट होता है रिलेटिव पोजीशन का। ये जो हमारी रिलेटिव पोजीशन है, जो कैलकुलेशन के लिए होती है, इसमें हम जैसे हम हैंडल मोड से पहले जाके किसी भी एक पॉइंट को टच करते हैं, हमने एक्स एक्सिस के अंदर उसको एक पॉइंट पे टच किया, अब हमें ये रिलेटिव पोजीशन 0 करना है। उसके लिए हम मेन स्क्रीन पे एक्स वाई जेड कोई भी बटन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा रिलेटिव पोजीशन आ जाएगा। इनपुट करने से वो 0 हो जाता है, और फिर हम दूसरी तरफ जाके जो भी कैलकुलेशन का काम है वो कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन का जो शॉर्टकट है वो एक्स वाई जेड कोई भी बटन प्रेस करने से डायरेक्ट आ जाएगा। या यहाँ पे एक बटन होता है सॉफ्ट की में, काउंटर सेट, ये लिखा हुआ है CNT सेट, ये बटन दबाने से भी रिलेटिव पोजीशन ही ओपन होता है। और इसी तरीके से ये बटन है MST बटन दबाने से भी हमारी जो ये MSTB की स्क्रीन है छोटी, ये ओपन हो जाती है। तो हम सॉफ्ट की के थ्रू भी ये पेज ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्ट कीबोर्ड पे वो कैरेक्टर प्रेस करके भी हम ये स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं। ये हमारा है सेकंड पॉइंट, हाउ शॉर्टकट्स, रिलेटिव पोजीशन एंड MST। इसमें तो कुछ मुझे लगता नहीं ज्यादा डाउट रहेगा, क्योंकि ये तो मोस्टली यूज करते ही हैं। अभी हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम एंड रन। हम मित्सुबिशी कंट्रोल में एक नया प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और उसको रनिंग कैसे करेंगे। नया प्रोग्राम बनाने के लिए हम जरूरी नहीं है कि मशीन को किसी पर्टिकुलर मोड में ही रखना है, एडिट मोड में या किसी और मोड में, हम किसी भी मोड में मशीन में नया प्रोग्राम बना सकते हैं। इवन अगर मशीन रनिंग में भी है, रनिंग मशीन के अंदर भी हम नया प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके लिए हमें एडिट हार्ड की पे जाना है। यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखें, एडिट के 2 बटन हैं, एक है ऊपर ये और एक है ये सॉफ्ट की में।
सॉफ्ट की में जो एडिट का बटन है, ये तो रनिंग प्रोग्राम को ओपन करता है, यहाँ पे एक सिंगल विंडो ओपन होती है। और जो ये वाला एडिट है हार्ड की वाला, ये होता है पीछे जाके एडिटिंग करने के लिए, बैकग्राउंड के लिए। तो हम जो भी नया प्रोग्राम बनाएंगे वो एडिट हार्ड की में जाके बनेगा। हम पहले एडिट हार्ड की में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे एडिट चेक नेवी आईओ। हम फिर से सॉफ्ट की एडिट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे ओपन, ओपन न्यू। ओपन का मतलब होता है कोई पुराना प्रोग्राम जो पहले से बना हुआ है उसको ओपन करना। ओपन न्यू यानी कि नया प्रोग्राम बनाना। यहाँ पे हम ओपन न्यू का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे डिवाइस सेलेक्ट, किस डिवाइस में हमें प्रोग्राम बनाना है। हम मशीन की मेमोरी में भी प्रोग्राम बना सकते हैं, मशीन की जो दूसरी मेमोरी होती है मेमोरी 2 उसमें भी बना सकते हैं, मेमोरी कार्ड में भी, डाटा सर्वर में भी, और यूएसबी मेमोरी पेन ड्राइव के अंदर भी हम नया प्रोग्राम बना सकते हैं। हम अभी बनाते हैं मशीन की मेमोरी में। इसको हम एक नाम लिखेंगे, हम इसको अल्फा न्यूमेरिक नाम दे सकते हैं। उसमें अल्फाबेट भी अलाउड है, उसमें न्यूमेरिकल भी अलाउड है, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउड है। बस हम उसमें स्पेस नहीं डाल सकते। हम जैसे उसको नाम दे देते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसको हम नाम लिख देंगे ऑनलाइन। उसके बाद डैश लगाएंगे। अगर 2 अक्षर का नाम है, बीच में हम डैश या अंडरस्कोर का यूज करेंगे, लेकिन स्पेस नहीं डालेंगे। ट्रेनिंग इनपुट। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम से हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है, जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है अभी। इसमें हम टाइपिंग करके अपना प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे हम लिख देते हैं N1। यहाँ पे हमें एंड ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी एक लाइन लिखेंगे और इनपुट का बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमारा वहां तक का प्रोग्राम सेव हो जाएगा और कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे जो भी हमें कमांड लिखना है Z28 Z0, इस तरीके से हम टाइपिंग करते जाएंगे। लाइन के लास्ट में जाके हम इनपुट करेंगे, जिससे वहां तक का प्रोग्राम साथ में सेव होता रहेगा। इस प्रोग्राम को हम मेन स्क्रीन पे अगर लेके आना चाहें, उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूं। मित्सुबिशी कंट्रोल में आप जी कोड का हेल्प भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन जैसे मैंने बताऊंगा अभी, जी कोड गाइडेंस, यानी कि अगर हम अब प्रोग्राम बना रहे हैं उस टाइम पे हमें किसी जी कोड के बारे में डाउट है कि ये जी कोड क्या काम करता है, तो हम उसका ऑनलाइन हेल्प यहीं पे देख सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड की स्क्रीन में जैसे हमने प्रोग्राम बनाया, लेफ्ट साइड की जो स्क्रीन है यहाँ पे एक ऑप्शन है जी कोड। ये जी कोड में हम कर्सर, अगर कंट्रोल स्क्रीन टच में है, हम जी कोड पे क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा जी कोड पे। फिर हम जिस भी कोड के ऊपर कर्सर रखेंगे, G28 पे हमने कर्सर रखा, उसके बारे में पूरा हेल्प यहाँ पे आ गया। सेम तरीके से अगर मुझे किसी दूसरे कोड के बारे में, G84 कोड के बारे में हेल्प चाहिए, हमने G84 यहाँ पे टाइप किया, लेफ्ट साइड की विंडो में जी कोड में उसने पूरा हेल्प दिखाया उस कोड के बारे में। इस तरीके से हम साथ में हमें जी कोड का हेल्प यहाँ पे मिलता रहेगा, हम टाइपिंग करके अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। जब हमें जी कोड का हेल्प नहीं चाहिए, हम वापस से इसको एडिट में रखेंगे। ये तो है स्क्रीन टच कंट्रोल में। अगर कंट्रोल स्क्रीन टच नहीं है, उस केस में यहाँ पे एक बटन दिया गया है डिस्प्ले चेंज। डिस्प्ले चेंज क्या काम करता है, जिस साइड में हमारा प्रोग्राम ओपन है उससे दूसरी साइड में जो छोटी स्क्रीन है एडिट जी कोड, इनको चेंज करता है। ये देखिए, अगर कंट्रोल स्क्रीन टच में नहीं है, डिस्प्ले चेंज बटन का यूज करके हम कर्सर को जी कोड में रखेंगे और जी कोड के बारे में जो भी हमें हेल्प चाहिए वो हमें मिलेगी। उसके बाद इस प्रोग्राम को रनिंग करने के लिए
हम मॉनिटर पे आएंगे, मेन स्क्रीन पे। मॉनिटर पे आने के बाद सबसे पहले जो प्रोग्राम चल रहा है इसको हम रीसेट कर देते हैं। यहाँ पे हम सर्च में जाएंगे, सबसे पहला बटन है सर्च, यानी किसी प्रोग्राम को सर्च करके स्टार्टिंग से चलाना। सर्च में जाएंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मशीन की मेमोरी से हमें प्रोग्राम चाहिए या मेमोरी कार्ड से या फिर यूएसबी मेमोरी पेन ड्राइव से। हम सेलेक्ट करते हैं हमें चाहिए मशीन की मेमोरी से। उसके बाद हम कर्सर को लेके आएंगे उस प्रोग्राम के ऊपर जो हमें सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग को। इसको इनपुट करेंगे, ये प्रोग्राम हमारा सेलेक्ट हो गया, मेन स्क्रीन पे आ गया। इसको हम साइकिल स्टार्ट कर देंगे तो ये रन हो जाएगा। अभी मैं एक बार अनम्यूट करके आपको पूछता हूं, आपको अगर उसमें कुछ डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे। यस सर, एनी डाउट इन दिस? हेलो? नहीं सर, ठीक है, आप आगे बढ़िए। ओके ओके। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू लाइन कॉपी पेस्ट बिटवीन टू प्रोग्राम्स। अभी हमने सीखा कि एक नया प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अभी हम सीखेंगे कि अगर पहले से कोई एक प्रोग्राम हमने बना रखा है उसमें से हम लाइन कॉपी करके कैसे इसमें पेस्ट कर सकते हैं। ओके, लाइन कॉपी करने के लिए हम फिर से एडिट के हार्ड की पे जाएंगे। यहाँ पे हमने एक तरफ ओपन किया नया प्रोग्राम ऑनलाइन ट्रेनिंग, फिर हम दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे, लेफ्ट वाली पे टच करके जा सकते हैं, या फिर ये जो चेंज का बटन है इसको प्रेस करके हम लेफ्ट में जा सकते हैं। ये चेंज स्क्रीन को लेफ्ट राइट पे मूव करने का काम करेगा। अभी हम लेफ्ट में आ गए, यहां पे हम करेंगे ओपन। ओपन किया हमने, यहां पे मैं कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं जिसका नाम है क्लासरूम ट्रेनिंग। इसको हमने ओपन किया, इनपुट। अब ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। पहले हम इसमें लाइन नंबर देखेंगे कि हमें किस लाइन नंबर से लेके और किस लाइन नंबर तक कॉपी करना है। हमने देखा 1 से लेके हमें इसमें करना 28 तक। ठीक है, उसके बाद इस पेज में लाइन कॉपी का कमांड नहीं है, हम राइट की को प्रेस करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहां पे ऑप्शन आते हैं दो, एक होता है कैरेक्टर कॉपी, 4 कॉपी लिखा हुआ है, एक होता है लाइन कॉपी। पहले मैं आपको बताता हूं ये कैरेक्टर कॉपी क्या होता है। कैरेक्टर कॉपी के अंदर हम कर्सर से पकड़ के सेलेक्ट करते हैं। पहले हम कर्सर को वहां पे रखेंगे जहां से हमें कॉपी स्टार्ट करनी है, फिर कैरेक्टर कॉपी का बटन दबाएंगे। कर्सर को जितना नीचे तक लेके आएंगे उतनी लाइन हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ये तरीका कम लाइनें कॉपी करने के लिए यूज में आता है। दूसरा तरीका है लाइन कॉपी। लाइन कॉपी का बटन हम प्रेस करेंगे पहले, फिर लाइन नंबर डालेंगे 1/28। यहां पे हमने लिख दिया 1/28, 1 से लेके 28 लाइन तक हमें कॉपी करनी है। इसको हम इनपुट करेंगे, हमारा 28 लाइन यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर हम कर्सर को मूव करेंगे राइट साइड पे, टच स्क्रीन है तो टच करके जा सकते हैं, टच में नहीं है तो राइट की को हम प्रेस करते जाएंगे जब तक यहाँ पे चेंज का बटन ना आ जाए। चेंज करके हम कर्सर को राइट साइड में लेके जाएंगे और यहां पे हम करेंगे पेस्ट। इसको हमने पेस्ट कर, तो 28 लाइन यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, बट प्रोग्राम अपने आप सेव नहीं होता है। यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है एडिटिंग, यानी प्रोग्राम अभी एडिट हो रहा है, अभी सेव नहीं हुआ। सेव करने के लिए उसको हम इनपुट का बटन दबाएंगे। जैसे इनपुट दबाएंगे यहां से एडिटिंग हट जाएगा और हमारा यहां तक का प्रोग्राम सेव हो चुका है। इस तरह से हमने इसको कई बार पेस्ट 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 कर दिया। जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो प्रोग्राम पेस्ट हो जाएगा।
इसी से रिलेटेड अब एक टॉपिक आ जाता है फाइंड और रिप्लेस का। जैसे हमने एक लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कई बार पेस्ट कर दिया, वो हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हो गया। अब हमें उसमें जरूरत पड़ती है किसी कमांड को सर्च करने की। ये ये तो छोटा ही प्रोग्राम है, काफी प्रोग्राम्स तो कैम जनरेटेड होते हैं, लाखों लाइनों के होते हैं, उसमें हमें कभी भी कोई भी कमांड सर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कमांड दी गई है स्ट्रिंग सर्च। स्ट्रिंग सर्च का मतलब है फाइंड। हम पहले उस प्रोग्राम में कर्सर रखेंगे सबसे ऊपर, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग सर्च का बटन दबाएंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कमांड हम ढूंढ रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूं, हम ढूंढ रहे हैं S500, 500 के आरपीएम कहाँ कहाँ पे है। हमने लिख दिया S500, लिखा, इसको इनपुट किया, तो कर्सर हमारा 8 नंबर लाइन पे आ गया। ये यहाँ पे कि 8 नंबर लाइन में आपकी ये कमांड है। हमने फिर से इनपुट किया, आगे 17 नंबर लाइन पे कर्सर आ गया कि 17 नंबर लाइन में भी ये कमांड है। फिर से इनपुट किया, 26 में है। ऐसे हम जितनी बार इनपुट इनपुट प्रेस करेंगे उतनी बार कर्सर उस लाइन पे, उस कमांड पे जाएगा। लास्ट में जाके मैसेज आएगा, इसके नीचे नहीं है, ओके टू सर्च फ्रॉम द टॉप, यस और नो। यस, हम स्ट्रिंग सर्च की मदद से ढूंढ सकते हैं कमांड कहां कहां पे है। अब हमने देखा ये कमांड काफी जगह पे है। हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि एक बार में ही सभी जगह पे 500 की जगह 600 आरपीएम हमें डालने हैं। यहाँ पे ये कमांड है स्ट्रिंग रिप्लेस। हम कर्सर को सबसे पहले ऊपर रखेंगे टॉप में, फिर स्ट्रिंग रिप्लेस का बटन दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे S500 प्लस S600 स्लैश ई। ई यानी कि एंड तक, पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां पे भी 500 आरपीएम है उसको चेंज करके हम 600 करेंगे। इनपुट करेंगे, मैसेज आएगा, एक कंफर्मेशन मैसेज, रिप्लेस करना है क्या, यस और नो। यहाँ पे वाई का मतलब है यस, एन का मतलब है नो, और इनपुट का मतलब है यस। जैसे हम यस करेंगे सभी जगह पे वो कमांड चेंज हो चुकी है। यहाँ पे 600 600, जहां पे भी 500 था वहां पे 600 आरपीएम हो चुका है। अभी मैं एक बार अनम्यूट करता हूं और आपको पूछता हूं इसमें अगर आपको डाउट है। यस सर। अभी हमने आपको टॉपिक बताए हाउ टू लाइन कॉपी पेस्ट बिटवीन टू प्रोग्राम्स, दो प्रोग्राम के बीच में लाइन कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, और फाइंड और रिप्लेस कैसे करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आई होप मेरी साउंड आपको क्लियर आ रही होगी। इन केस अगर नहीं आ रही है आप वो भी एक बार अनम्यूट करके बता सकते हैं। हेलो। यस सर। 500/600 बाई ई डाला है, हर एक जगह पे ई डालना पड़ेगा। नो नो, ई मतलब एंड तक, वो वन टाइम डाल दिया तो पूरे अच्छा, प्रोग्राम में एंड तक। एंड तक। हाँ, ओके। ई मतलब एंड तक, कि जहां पे एंड भी तक। हमारा कर्सर है उधर से लेके और एंड तक जितनी बार भी वो कमांड है वो सभी जगह पे वन टाइम में चेंज करेगा। यस यस, ठीक। ओके सर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी टॉपिक है, हाउ टू डू सब प्रोग्राम कॉलिंग। इसमें मोस्टली जो ऑपरेटर्स है वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सब प्रोग्राम कॉलिंग होता है कि मेरा एक मेन प्रोग्राम है, उसमें से मुझे एक दूसरा प्रोग्राम कॉल करना है, सब प्रोग्राम, और उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके चलाना है। तो इसमें मेरे दो प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे मैं एक नया प्रोग्राम क्रिएट करता हूं जिसको नाम देता हूं मेन प्रोग्राम।
इसको हमने नाम दिया मेन प्रोग्राम। अभी मैं इसमें कुछ लाइन कॉपी कर लेता हूं दूसरे प्रोग्राम से, ताकि हमें टाइपिंग ना करना पड़े ज्यादा। हम लाइन कॉपी कर लेते हैं 1 से /9 और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक बहुत ही अच्छा फंक्शन मित्सुबिशी कंट्रोल में है, जिसको हम बोलते हैं लोकल सब प्रोग्राम कॉलिंग। लोकल सब प्रोग्राम कॉलिंग में हम जो हमारा सब प्रोग्राम है उसको मेन प्रोग्राम के नीचे ही बना सकते हैं, मेन प्रोग्राम के अंदर ही रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरा जो सब प्रोग्राम है, मैं उसको M30 के बाद यहीं पे टाइप करता हूं। मैं इसको नाम दे देता हूं N100, आगे G02, Z91, I-50, Z-0.1, फीड रेट M99। ये मेरा एक सब प्रोग्राम है जिसको मैंने M30 के बाद मेन प्रोग्राम के अंदर ही टाइप किया। इसको हम कॉल करने के लिए लिखते हैं M98 H100 और L में इसको कितनी बार कॉल करना है 10। तो H यहाँ पे काम करेगा इंटरनल सब प्रोग्राम कॉलिंग का। जैसे ही मशीन इस लाइन को रीड करेगी वो N100 पे जंप करेगी, इसको वो 10 बार चलाएगी और बैक टू मेन प्रोग्राम। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। हम सर्च में जाएंगे, यहाँ पे हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे मेन प्रोग्राम, इनपुट, इसको रन करेंगे। ये एक लिमिट का अलार्म है। मैं चेक कर लेता हूँ ऑफसेट यहाँ पे है क्या, ऑफसेट नहीं डाल रखा है। अब देखिए मेन प्रोग्राम के अंदर से ही उसने सब प्रोग्राम जो था M30 के बाद उसको कॉल किया और उसको ही रिपीट करके चला रहा है। तो इसमें हमारा काफी फायदा ये है कि एक तो इसमें कभी भी जो सब प्रोग्राम कॉल नहीं हो पाता है, नंबर मैच नहीं हो पाता है, वो एरर नहीं आएगा और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हमारे कम बनेंगे। जैसे हमारा एक मेन प्रोग्राम होता है, फिर 4-5 सब प्रोग्राम बन जाते हैं, तो हमारे टोटल डायरेक्टरी के अंदर 5 प्रोग्राम बनते हैं। तो हम 4 प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर ही रखेंगे, जिससे हमारी एक सिंगल ही फाइल रहेगी, जिसको हमें कॉपी करना भी आसान है और उसमें एडिटिंग करना भी आसान है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर हम करना चाहें। उसके बाद जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सब प्रोग्राम कॉलिंग, यानी बाहर से सब प्रोग्राम कॉल करना। इसमें मेरा जो सब प्रोग्राम है वो बाहर बनता है, जो कि एक डिफरेंट प्रोग्राम होता है। इसमें मैं ओपन न्यू करता हूं और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखता हूं। प्रोग्राम को हम जैसे मैंने बताया था अल्फाबेट भी दे सकते हैं नाम में और न्यूमेरिकल भी। अगर हम उसको अल्फा न्यूमेरिक नाम दे देते हैं, जैसे कुछ ऑपरेटर हैं वो नाम डाल देते हैं O5566 और फिर बनाते हैं Z02, G91, I-50, Z-0.1, फीड रेट और M99। मेन प्रोग्राम के अंदर हम लिखते हैं M98 P5566। अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो इसने एक अलार्म दिया, इसने बोला P232 नो प्रोग्राम नंबर। एक्चुअल में इसने सर्च किया 5566 को, वो इसको नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो था O5566। इसके लिए पहले हमें एक पैरामीटर को सेट करना होता है। पैरामीटर के लिए हम मेंटेनेंस में जाएंगे, फिर यहाँ पे पैरम का बटन दबाएंगे, पैरा नंबर सर्च करेंगे।
एक पैरामीटर है 8129। ये पैरामीटर डिसाइड करता है कि हम सब प्रोग्राम कैसे कॉल करेंगे। इसका हम हेल्प देखेंगे। इस पैरामीटर को पे जाके ये क्वेश्चन मार्क का हम बटन दबाएंगे। इसमें अगर 0 है उसका मतलब है कमांडेड प्रोग्राम नंबर, जो प्रोग्राम नंबर है उसको कमांड करेगा। अगर 1 है तो 4 डिजिट के साथ, जो ओ नंबर के साथ है 4 डिजिट में, उसको कॉल करेगा। और 2 है तो और के साथ 8 डिजिट में सब प्रोग्राम को कॉल करेगा। हमें इसको 1 करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो सब प्रोग्राम है वो ओ के बाद 4 डिजिट में है। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। अब हमारा प्रोग्राम कॉल हो गया। तो हमें चाहिए कि हम अगर प्रोग्राम ओ के साथ 4 डिजिट में बना रहे हैं तो हमारा ये पैरामीटर 1 होना चाहिए, 8129। और अगर हमारा जो सब प्रोग्राम है वो किसी नाम से है, जैसे हमने उसको एक नाम दे दिया, हमने नाम दिया प्लेट, हमारे सब प्रोग्राम का नाम ही प्लेट है। हमने उसमें G02, Z91, I-50, Z-0.1, फीड रेट और M99। अगर इसको हमें एज ए सब प्रोग्राम कॉल करना पड़े तो हमें इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ग्रेटर देन लेस देन की ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे M98, फिर ये जो ब्रैकेट है ये 1 के नीचे होती है, ये लेस देन। उसके बाद प्रोग्राम का नाम लिखेंगे प्लेट, फिर से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, L10। इसमें हम P से कॉल नहीं करेंगे, P से हम करते हैं कॉल किसी प्रोग्राम नंबर को। और अगर वो नाम है, नाम से हम कॉल करेंगे तो हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। ये कॉल हो गया। मेन प्रोग्राम के अंदर से हमारा एक सब प्रोग्राम कॉल हो चुका है। ये था हमारा सब प्रोग्राम कॉल करना फ्रॉम मशीन मेमोरी। अभी तक हम जो भी प्रोग्राम कॉल कर रहे हैं सारे सब प्रोग्राम हमारी मशीन की मेमोरी में है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा जो सब प्रोग्राम है वो साइज में काफी बड़ा है, हम उसको मशीन की मेमोरी में नहीं रख पाएंगे, हमें उसको मेमोरी कार्ड में रखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मेमोरी कार्ड में हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ये 1.training.tab। इसको हम कॉल करना चाहते हैं एज ए सब प्रोग्राम। इसको कॉल करने के लिए फिर से हमें पहले पैरामीटर की सेटिंग करनी पड़ेगी। हम मेंटेनेंस में जाएंगे, पैरामीटर सर्च करेंगे 8880। 8880 सीरीज जो हमारी है ये है सब प्रोग्राम स्टोरेज डिवाइस के लिए। इसमें हम डिवाइस बताते हैं, हमारा डिवाइस 1 कौन सा है, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4। और वो डिवाइस हम M98 की लाइन में भी डिफाइन करेंगे कि हमने सब प्रोग्राम जो कॉल करना है वो किस डिवाइस से करना है। पहले मैं सभी डिवाइस को खाली कर देता हूं। इस तरीके से ये पूरा सेटिंग ब्लैंक है। सबसे पहले आता है हमारा डिवाइस D0 यानी डिफॉल्ट डिवाइस। जैसे हम 98 लगाएंगे तो सबसे पहले जाके मशीन किस डिवाइस में सर्च करें। यहाँ पे शॉर्टकट की होती है डिवाइस के लिए। M से आता है मशीन की मेमोरी, E से आता है मेमोरी 2 सेकेंड मेमोरी, R से यहाँ पे आएगा M कार्ड, D से आता है डाटा सर्वर और N से आता है USB मेमोरी। सबसे पहले डिफॉल्ट डिवाइस में हम रखते हैं M फॉर मशीन मेमोरी। डिवाइस 2 में हम रखते हैं E, डिवाइस 1 में E फॉर मेमोरी 2। डिवाइस 2 में हमने रखा R से मेमोरी कार्ड, M कार्ड। डिवाइस 3 में हमने रखा D फॉर डाटा सर्वर। एंड डिवाइस 4 में हमने रखा USB, N से USB।
इस तरीके से हमने ये डिवाइस यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब हमें जो सब प्रोग्राम कॉल करना है वो करना है एम कार्ड से। यहाँ एम कार्ड हमारा है डिवाइस 2 D2। हम मेन प्रोग्राम में जाएंगे। अभी हमें जो सब प्रोग्राम कॉल करना है ये हमारा सब प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के अंदर हम लिखेंगे M98 ब्रैकेट के अंदर 1 डॉट उसका जो नाम है ट्रेनिंग डॉट टैब ब्रैकेट क्लोज कोमा D2। कोमा डाल के यहाँ पे हमें डिवाइस बताना है। हमने लिखा कोमा D2। D2 हमारा था मेमोरी कार्ड, मतलब हम मशीन को ये बता रहे हैं कि हमें अभी सब प्रोग्राम जो कॉल करना है वो मेमोरी कार्ड से करना है। अभी हम मेन प्रोग्राम को रन करेंगे। अब देखिए मेन प्रोग्राम हमारा मशीन मेमोरी से है, उसके बाद जो सब प्रोग्राम कॉल किया उसने मेमोरी कार्ड से और उसको रन कर दिया। बाद में यहाँ पे एक अलार्म आया है लिमिट का, वो ऑफसेट ठीक नहीं है इस वजह से, पर हमारा सब प्रोग्राम कॉल हो चुका है। सो इस टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज आप एक बार पूछ सकते हैं। ये बहुत जरूरी टॉपिक है जिसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है और प्रॉब्लम्स आती है। ये हमारा टॉपिक था हाउ टू डू सब प्रोग्राम कॉलिंग। ये हमें 2D के अंदर तो रिक्वायरमेंट रहती ही है, 3D के भी हमारी काफी बार ऐसा होता है कि हमारा सब प्रोग्राम मेमोरी कार्ड में है, हम उसको वहीं से कॉल करके चलाना चाहते हैं, तब हमें ये रिक्वायरमेंट होती है। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन है। यस सर। सर ये माइक्रो प्रोग्रामिंग के लिए सर क्या ऑप्शन होता है? इसके लिए क्या कुछ परचेज करना पड़ता है या हमें कोडिंग आती है तो हम किसी मशीन में कर सकते हैं? मैक्रो प्रोग्रामिंग सर आजकल तो सभी कंट्रोल्स में मोस्टली स्टैंडर्ड ही होता है, कुछ में कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे कॉमन वेरिएबल्स होते हैं, आप देख सकते हैं मित्सुबिशी में सेकंड पेज के अंदर ये ऑप्शन आता है कॉमन वेरिएबल लोकल वेरिएबल। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इसमें हम अपना वैल्यू डिफाइन करके उसको अपना जो भी मैक्रो प्रोग्राम है, जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं उसमें इसको कॉल करेंगे और काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फीचर है, इसके लिए कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। हेलो ये सर, हम वन खुद डाउट से है। कर सकते हैं, हम उसको किसी का कोई बंदा आकर के मुझको ऐसा सेटिंग वोटिंग करना पड़ता है? क्या सर? सर इसमें कोई सेटिंग वोटिंग और पैरामीटर करना पड़ता है या ऐसे ही हो जाता है? ये ऐसे ही हो जाता है, इसमें कुछ भी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। अभी देखिए जैसे मेरा ये प्रोग्राम है, मान लीजिए मैं इसके अंदर लिख देता हूं M98, ये मैंने लिखा G0 हैश जेड में लिख दिया #101। मैं चाहता हूं जेड में ये उस वैल्यू पे आ जाए जो वेरिएबल नंबर 101 में है। अब वेरिएबल नंबर 101 मेरा ये है, 101 में वैल्यू है 3 mm। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं सिंगल ब्लॉक में, फर्स्ट लाइन चला, सेकंड में होम गया, होम जॉब के सेंटर पे आया, स्पिंडल रोटेट और जेड में। अब देखिए इस लाइन पे आके G0 जेड #101 मेरा ये जेड में 3 mm पे आ गया। इसके लिए मुझे कोई पैरामीटर कोई सेटिंग कुछ भी नहीं चाहिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस ठीक है सर, सर। गुड इवनिंग सर। मेरा कंट्रोलर M80 का है। ओके सर। इसमें हम मेन प्रोग्राम बनाया, वो मेन ओके प्रोग्राम में M198 लगा के P1234 सब प्रोग्राम कॉल कर रहा है। ओके फिर सर। सब प्रोग्राम में 198 बना के 1235 प्रोग्राम्स, 30 सब प्रोग्राम्स है, डिफरेंट डिफरेंट ठीक है। एरिया में ड्रिलिंग करता है। 10 से ज्यादा है तो वो ओके कॉल नहीं करता है। हाँ सर, 10 से ज्यादा नहीं करता है। 10 से ज्यादा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते क्या? ये सर नेस्टिंग बोलते हैं इसको। हाँ। इसमें लेवल जितना हम डेप्थ में जा सकते हैं वो 10 तक ही जा सकते हैं।
M198 के साथ, तो M98 में एक बार चेक करना 198 पड़ेगा। में 120 पोजीशंस में होल्ड कर रहा है, उसका कैसे ओके, कर सकते हैं? उसके लिए तो एक प्रोग्राम में वो 20 डिफाइन नहीं हो सकता है क्या पोजीशंस? नहीं, कैम में लिए तो पूरा 128 प्रोग्राम्स एक ही बार आ जा रहा है, क्योंकि आप देखिए मेकनो में अब रन कर रहा है वही प्रोग्राम इसमें रन करना है। ये देखिए, ये जो अलार्म आता है ना, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, हाँ, सब P232 नंबर आ रहा है 1109 P1230 सब प्रोग्राम कॉल नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड। हाँ, ये देखिए सर, इस अलार्म में लिखा हुआ है ओवर 10 टाइम्स ऑफ सब प्रोग्राम कॉल्स हैव बीन डन इन सक्सेशन फ्रॉम ए सब प्रोग्राम, करेक्ट द सब प्रोग्राम सो दैट नंबर ऑफ सब प्रोग्राम कॉल डज नॉट एक्सीड 10 टाइम्स। 10 बार हम सब प्रोग्राम तक गहराई में जा सकते हैं, उससे ज्यादा जाएंगे तो अलार्म है। 150 वाला कुछ उनका भी तो हो गया। सॉल्व करने के लिए दूसरा हाँ ऑनलाइन यस सर, कुछ दूसरा इसका आइडिया मैं है मैं क्या सर? मैं चेक करता हूं सर एक बार, वैसे मैनुअल्स में तो यही दिया हुआ है 10 टाइम तक कर सकते हैं। मैं दूसरा एक ऑप्शन चेक करता हूं, अगर 10 टाइम से ज्यादा का रहेगा मैं चेक करके आपको एक बार बताता हूँ। ओके, थैंक यू। एज पर मैनुअल्स तो अभी अलार्म में 10 टाइम्स का ही है, बाकी मैं एक बार और चेक करूंगा दूसरे मैनुअल में, फिर मैं आपको एक बार ये बताता हूँ। ये पॉइंट में एक बार इसमें नोट कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब प्रोग्राम more than 10 times. ओके ओके, सो इस सब प्रोग्राम कॉलिंग के टॉपिक में अगर कुछ और डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, और वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक बार मैं म्यूट करता हूं फिर से। सो नेक्स्ट हमारा है हाउ टू सर्च सीक्वेंस नंबर एंड हाउ टू रीस्टार्ट। अभी हम सीखेंगे कि अगर हमारा कोई प्रोडक्शन का प्रोग्राम है, उसको हम n नंबर से सर्च करके कैसे चलाएंगे, और अगर हमारा कोई 3D का प्रोग्राम है, पावर ऑफ होने की केस में उसको हम दोबारा से रीस्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोडक्शन के प्रोग्राम के लिए बताता हूँ। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हमने N1 एक बनाया है, उसके बाद एक N2 बनाया है जिसमें हमारा दूसरा टूल काम करेगा, यहाँ पे N2 है। फिर एक तीसरा हमने बनाया N3 जिसमें तीसरा टूल काम करेगा। अभी सपोज हमारा N3 काम कर रहा था, फिर पावर ऑफ हो गया, उस कंडीशन में हम मशीन को ऑन करेंगे। सबसे पहले टूल को सेव पोजीशन पे लेंगे, उसके बाद हम N3 से डायरेक्ट मशीन को चलाना चाहते हैं, उसके लिए हम सर्च का बटन दबाएंगे। सबसे पहले हम सर्च का बटन दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे /3 यानी कि N3, जो प्रोग्राम हमारा रनिंग है उसमें से ये N3 को सामने लेके आएगा। इनपुट करेंगे, अब इस प्रोग्राम में से N3 सर्च होके सामने आ चुका है। हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो N3 से ही मशीन हमारी चलेगी। मैं ये एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए कि हमें इस प्रोग्राम में से, ये प्रोडक्शन का प्रोग्राम है जिसमें सेकंड टूल काम कर रहा था, पावर ऑफ हो गया, हम दोबारा से सेकंड टूल को ही चलाना चाहते हैं, फर्स्ट टूल ना चले। उसके लिए हम सर्च में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे /2, इनपुट करेंगे,
यहाँ पे N2 हमारा सर्च होके सामने आ जाएगा, साइकिल स्टार्ट करेंगे जिससे हमारी मशीन N2 से ही चलेगी। ये हम 2D के प्रोग्राम में ऐसे करते हैं मैन्युअली। जो हमारे 3D के प्रोग्राम होते हैं, अभी हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये 1.training.tab, ये एक 3D का प्रोग्राम है जो काफी बड़ा है साइज में। इसमें अगर पावर ऑफ हो जाएगी तो हम उसको कैसे रिस्टार्ट करेंगे। एक हमारे पार्टिसिपेंट्स का ये डाउट था, उन्होंने पूछा था, आप एक बार इसको देखिए। ये लिमिट का अलार्म है, किस एक्सिस में है वो देख लेता हूं, जेड में ही है। H1 तो अभी हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं 3D का। अब प्रोग्राम यहां तक रन हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ हो जाता है मान लीजिए, या हम रीसेट करके उसको रोक देते हैं। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, पावर आने के बाद मशीन को ऑन करते हैं और जेड एक्सिस को सेफ पोजीशन पे लेते हैं। ज्यादातर ऑपरेटर्स हैंडल मोड यूज करते हैं। हैंडल मोड में वो बाई मिस्टेक जेड की जगह एक्स को या वाई को मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से टूल ब्रेक हो जाता है। एक तो हमें इस चीज का ध्यान रखें कि हम मशीन को रेफरेंस मोड में बाहर निकालें। रेफरेंस, ज्यादातर मशीन में ये सेटिंग होती है कि जब तक हमारा जेड एक्सिस होम पे नहीं है, एक्स और वाई होम पे नहीं जाएगा। तो उसमें अगर हम गलती से एक्स को करेंगे भी तो मशीन होम पे नहीं जाएगी, जेड ही पहले जाएगा, जिससे कि हमारे एक्सीडेंट कम होंगे और हमारा टूल सेफ रहेगा। हैंडल में करके जेड इसको प्लस कर देंगे। उसके बाद हम मशीन को ऑटो मोड या मेमोरी मोड में रखेंगे। यहां पे हम जाएंगे रीस्टार्ट में। रीस्टार्ट में जब जाएंगे, यहां पे हमें शो करेगा लाइन नंबर, लास्ट प्रोग्राम हमने कौन सा एग्जीक्यूट किया, उसका नाम और उसका नंबर यहां पे आएगा। उसको हम करेंगे सर्च, ये बटन दबाएंगे, सर्च एग्जीक्यूट। ऑटोमेटिक मशीन एक लाइन पहले रीड करके वहां तक कैलकुलेट कर लेगी। 71 लाइन पे हमारा प्रोग्राम रुका था, तो इसने 70 लाइन तक अपने आप रीड कर लिया। उसके बाद स्पिंडल को रोटेट करने के लिए यहाँ पे बटन है MSTB हिस्ट्री, इसमें जाएंगे। यहाँ पे हम स्पिंडल के जो RPM है उसको इनपुट करेंगे। M के सामने 3 का ऑप्शन है, M3, इसको इनपुट करेंगे, जिससे हमारा स्पिंडल दोबारा से रोटेट हो जाएगा। और हम इसको करेंगे साइकिल स्टार्ट। अभी हमारा प्रोग्राम वहां से रिज्यूम होके चलेगा। ये रीस्टार्ट करने का पहला तरीका है। जब पावर ऑफ हो जाती है, हम उसको एक लाइन पहले से ही रीस्टार्ट करके चलाते हैं। सेकंड मेथड होता है ज्यादा लाइन पहले से चलाना। कई बार हमारा टूल ब्रेक हो जाता है या टूल वियर हो जाता है, उस कंडीशन में हमें प्रोग्राम को ज्यादा लाइन पहले से चलाना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप देखिएगा। अब इसको पहले नीचे आके चलने देते हैं। अब प्रोग्राम यहाँ पे आके रनिंग हो गया। सेकंड कंडीशन जो होती है, अभी इस टाइम पे हमारा सपोज टूल वियर हो जाता है, हमने उसको चेक नहीं किया, वो कुछ टाइम खाली चलता रहा। जब हमने देखा, हमने इसको रोक दिया। सबसे पहला काम, हम वापिस से उसको जेड एक्सिस पे होम करेंगे। फिर हम मशीन को ऑटो मोड में लगाएंगे। नया टूल लगा के हम जेड का ऑफसेट दोबारा डाल लेंगे। फिर हम जाएंगे रीस्टार्ट में।
रीस्टार्ट के अंदर ये शो करेगा किस लाइन नंबर पे हमने इसको रोका था। हमने इसको रोका 225 पे, लेकिन हम इसको चलाना चाहते हैं वापस से 150 से, 150 से। यहाँ पे एक बटन है टाइप 2। टाइप 1 तो होता है जहां पे रुकी है मशीन वहीं से रिज्यूम करने के लिए, और टाइप 2 मतलब किसी भी लाइन से। यहाँ पे हम टाइप 2 का बटन सेलेक्ट करेंगे, स्लैश डाल के नंबर लिखेंगे, स्लैश मैंने लिख दिया 150। यहाँ पे देखिए हमने लिखा स्लैश 150, इनपुट किया तो ये 149 लाइन तक इसने रीड किया, 149 तक इसने कैलकुलेशन किया है। फिर हम जाएंगे एमएसटीबी हिस्ट्री, स्पिंडल के आरपीएम को इनपुट करेंगे, एम के सामने 3 को इनपुट करेंगे और साइकिल स्टार्ट। अभी हमारा प्रोग्राम 150 लाइन से चलेगा। इन केस हमें अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सही जगह से नहीं चला, हम उसको रिसेट करके दोबारा से कोई भी दूसरी लाइन डाल के वहां से चला सकते हैं। तो हमारे पास ये टाइप 2 का जो ऑप्शन है, इसमें हम स्लैश लगा के कोई भी लाइन नंबर से उसको काट सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट केवल यही है कि जो ये हमारे लाइन नंबर हैं ये कभी रिपीट ना हो। कुछ प्रोग्राम्स के अंदर 10,000 के बाद या 1 लाख लाइन के बाद दोबारा से नंबर रिपीट हो जाते हैं, स्टार्टिंग में 1 2 3 से ही आ जाते हैं। उस कंडीशन में मशीन कंफ्यूज होती है, वो हमेशा पहले वाले नंबर को रीड करके वहां से चलाती है। रीस्टार्ट फंक्शन बहुत सिंपल है और इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रीनंबर होना चाहिए, उसमें नंबर रिपीट ना हो। हमारा जो कंट्रोल है M80, ये 10 करोड़ तक लाइन नंबर सपोर्ट करता है 8 डिजिट में। ऐसे करके अगर मैं लिखता हूं n के बाद 9999 8 टाइम्स 9, इतना बड़ा प्रोग्राम भी है अगर तो मशीन उसको रन करेगी। ओनली रिक्वायरमेंट कि नंबर रिपीट ना हो। इसके बारे में अगर कुछ डाउट है मैं एक बार अनम्यूट करता हूं। एक हमारे पार्टिसिपेंट थे जो रीस्टार्ट के बारे में पूछ रहे थे, आपका डाउट क्लियर हो गया क्या सर? ये हेलो, हेलो, आवाज आ रही सर? यस सर, आपका आवाज आ रहा है। तो ये क्या था, मेरे को बीच में जरूरत नहीं पड़ी तो मैं भूल गया था, इसलिए आपसे। आपका वॉइस कभी कभी ब्रेक हो जा रहा है सर, अभी बीच में बंद हो गया, अभी नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, हाँ सर। यस सर, आपका वॉइस ब्रेक हो गया था, दोबारा बताइए। वही क्या है कि कभी कभी जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए मैं भूल गया था, ओके ओके सर। इसलिए आपसे इन्फॉर्म किया कि मतलब कि एक बार पता चल जाए। हाँ हाँ, अभी आपको क्लियर हो गया। टाइप 2 में जाके हम स्लैश करके और नंबर डाल के उसको चला सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके सर, ओके हमारे पास एक MTS की नई मशीन आई है, ओके सर, उसमें कंट्रोल मित्सुबिशी का ही है, ओके ओके लेकिन इसमें 3 पॉइंट से सेंटर लेते हैं ना होल का, ओके। सर वो ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। दो ही कमांड पकड़ रहा है, तीसरा नहीं पकड़ रहा है। अच्छा, उसका एक बार आप मुझे कोई वीडियो या फोटो बना के भेजिएगा, उसमें क्या मैसेज क्या अलार्म आ रहा है वो एक बार मैं चेक करके फिर आपको उसमें सपोर्ट करता जैसे तीसरा कमांड होता है ना सर, हूँ। तो वो जेड को सिलेक्ट कर रहा है। आप एक बार वीडियो भेजिएगा, अगर उसमें कुछ मिस्टेक होगा प्रोसीजर में मैं आपको बता देता हूँ सर। ठीक
ठीक है सर, ओके। गुड इवनिंग सर, रमन्ना सर। एक डाउट है। यस सर, यस सर। एक्चुअली वी आर यूजिंग द ब्लूम प्रोब। ओके, प्रोब है तो कैसे वो रीड करना है वही रिस्टार्ट फंक्शन में? हाँ, रीस्टार्ट के अंदर ब्लूम जो है वो तो दोबारा स्किप हो जाता है। हाँ हाँ, टूल जेड ऑफसेट वी आर टेकिंग इन गीजर। हाँ, अभी सपोज क्या होता है कि यहाँ पे आपका कुछ एम कोड आता है प्रोब के लिए, उस एम कोड से वो प्रोब काम करता है। एम प्रोब का काम हो yes, गया, sir. फिर अपना नॉर्मल प्रोग्राम चलता है। जब हम रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट के अंदर इसने नोट किया 457 था। Yes, sir. अभी जब हम सर्च करेंगे, वो प्रोब वाली जो लाइन थी उसको रीड करेगा, लेकिन उसको स्किप कर देगा, स्किप करेगा, स्किप कर रहा उसको स्किप कर देता है। है। मतलब हमारा जो ये रीस्टार्ट फंक्शन है, ये प्रोब की कमांड को पीएलसी के थ्रू स्किप कर देता है। और उसका सॉल्यूशन है सर कुछ? नहीं, वो तो ठीक है, वो अच्छी चीज है, उसमें तो स्किप होना ही चाहिए। प्रोब की तो हमें रीस्टार्ट में जरूरत नहीं होती है। we are replaced the new cutter. ओके, Then how can this need to take the Z offset? जेड ऑफसेट आप ले सकते हैं। आपने एक जेड ऑफसेट ले लिया, सपोज देखिए Z offset we are given in program. प्रोब, हाँ हाँ, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ सर। आप क्या करेंगे, जैसे आपका ये प्रोग्राम 457 लाइन पे रुक गया, उसके बाद आपने टूल चेंज किया, आपने प्रोब के थ्रू नया ऑफसेट ले लिया जेड का। इधर जेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इधर पहले -100 था, फिर बाद में कुछ और आ जाएगा डिफरेंट वैल्यू जो प्रोब ने मेजर किया है। उससे हमको कुछ वो नहीं है। हम रीस्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप 2 सेलेक्ट करके अपना नंबर डाल सकते हैं, इनपुट। अभी जो हमारा टूल ऑफसेट चेंज हुआ है, उससे रीस्टार्ट फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। First we need to call the whatever offset line need to take. Then again Yes, sir. restart and need to call the previous whatever the line. Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफर प्रोग्राम्स। प्रोग्राम ट्रांसफर एक बहुत जरूरी टॉपिक है, जिसकी हमें कॉमनली रिक्वायरमेंट रहती ही है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी प्रोग्राम ट्रांसफर के अंदर हम एक तो चीज सीखेंगे। एक तो जैसे हमारा कोई प्रोग्राम मशीन की मेमोरी में है, मशीन मेमोरी में अभी हमारा एक प्रोग्राम है ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं इसको ट्रांसफर करना चाहता हूं मेमोरी कार्ड में, और मेमोरी कार्ड में एक प्रोग्राम है ये 1.ट्रेनिंग, इसको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं मशीन की मेमोरी पे। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले एडिट हार्ड की में जाएंगे। एडिट हार्ड की का बटन हम 2 बार प्रेस करेंगे। यहां पे ऑप्शन आता है IO, इनपुट आउटपुट, ये बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे A और B दो साइड यहां पे आएगा। कर्सर को हम ऐसे टच करके A से B साइड पे मूव कर सकते हैं, ब्लू कलर के कर्सर को, या फिर राइट और लेफ्ट का बटन दबा के भी हम A से B साइड पे मूव कर सकते हैं। पहले हम A साइड में आएंगे। A साइड में हम डिवाइस सेलेक्ट करेंगे जो सेंडर है, जिसमें से प्रोग्राम हमें सेंड करना है। B साइड में हम रखते हैं उस डिवाइस को जो रिसीवर होता है, जिसमें प्रोग्राम हम रिसीव करेंगे। A साइड में अभी मैं सेलेक्ट करता हूं मशीन की मेमोरी। यहां पे शॉर्टकट की इसी स्क्रीन पे नीचे हम देख सकते हैं। M से आएगा मशीन की मेमोरी,
ई से आएगा मेमोरी 2, एस से आएगा सीरियल, आर से मेमोरी कार्ड और एन से यूएसबी आता है। ए साइड में हम एम का बटन प्रेस करेंगे, मेमोरी सेलेक्ट करेंगे एम, डिवाइस में यहाँ पे मेमोरी आ चुका है। बी साइड में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एम कार्ड, एम कार्ड आएगा आर का बटन प्रेस करने से, आर का बटन प्रेस किया। अब दोनों साइड सेटिंग हो चुका है सेंडर और रिसीवर का। अब हम फिर से सेंडर की तरफ आएंगे ए साइड में, यहाँ पे करेंगे फाइल सेट, यानी कौन सा प्रोग्राम हमें सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे जो प्रोग्राम हमें सेंड करना है, ये प्रोग्राम है हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसको हम इनपुट करेंगे। फाइल नेम के अंदर ये प्रोग्राम आ चुका है, यहाँ पे फाइल नेम में हमें उसका नाम दिखेगा। देन यहाँ पे सेकंड बटन है ट्रांसफर ए टू बी, ट्रांसफर ए टू बी का बटन दबाएंगे। फिर से यहाँ पे एक मैसेज आएगा ओके यस और नो, हम फिर से यस का बटन दबाएंगे, इनपुट, ट्रांसफर कंप्लीट। अभी प्रोग्राम हमारा ट्रांसफर हो चुका है, उसका मैसेज यहाँ पे आ गया। हम इसको चेक करेंगे क्या ये मेमोरी कार्ड में आ चुका है। हम मॉनिटर पे जाएंगे, फिर सर्च मेमोरी कार्ड में, यहाँ पे हम देखेंगे जाके नीचे ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम से हमें प्रोग्राम यहाँ पे मिलेगा। ये प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है ऑनलाइन ट्रेनिंग। अभी हम कार्ड से एक प्रोग्राम सेंड करेंगे मशीन की मेमोरी में, और वो प्रोग्राम का नाम है ये one.training.tab। अभी फिर से हम एडिट हार्ड की पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आईओ का ऑप्शन आएगा, आईओ में जाएंगे। अब ए साइड में हम रखेंगे सेंडर, जो कि हमारा है मेमोरी कार्ड। आर का बटन प्रेस करके हम ए साइड में मेमोरी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। बी साइड में हम सेलेक्ट करेंगे रिसीवर, जो कि अभी है मशीन की मेमोरी एम, यहाँ पे मेमोरी आ चुका है। फिर हम ए साइड पे आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे फाइल सेट, यानी कौन सा प्रोग्राम हमें सेलेक्ट करना है। अभी हमने सेलेक्ट किया ये प्रोग्राम one.training.tab, इसको करेंगे इनपुट। अब ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, ट्रांसफर ए टू बी। फिर से मैसेज आएगा यस और नो, यस, ट्रांसफर कंप्लीट। अब ये प्रोग्राम कार्ड से मशीन की मेमोरी में ट्रांसफर हो चुका है। हम सर्च में जाएंगे, मशीन मेमोरी में हमें ये प्रोग्राम मिलेगा, यहाँ पे ये आ गया one.training.tab। इस तरीके से हम सिंगल प्रोग्राम को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि एक बार में ही हमें कई सारे प्रोग्राम सेलेक्ट करके ट्रांसफर करने हैं। जैसे मेरे पास ये कई सारे प्रोग्राम है, 100 है, 1000 है, एक 40 है। ये 3 प्रोग्राम को मैं एक ही बार में सेलेक्ट करके मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करना चाहता हूं। उसके लिए हम एडिट में जाएंगे, आईओ इनपुट आउटपुट, सेंडर रिसीवर का सेटिंग करेंगे। ए साइड में हम रखते हैं मशीन मेमोरी, बी में रखते हैं कार्ड, फिर से ए में आएंगे, यहां पे करेंगे फाइल सेट। लेकिन अभी मैं चाहता हूं 3 प्रोग्राम सेलेक्ट करना, तो उसके लिए हम राइट की को प्रेस करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहां पे ऑप्शन आ जाता है मल्टी फाइल्स। मल्टी फाइल्स यानी एक बार में मुझे कई सारे प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। हम मल्टी फाइल्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट का। हम सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी सिंगल प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम करेंगे सिंगल सेलेक्ट। एक को सेलेक्ट किया, कर्सर को फिर नीचे लेके आए, दूसरे को भी सेलेक्ट किया, और तीसरे को लेके आए, तीसरे को भी सेलेक्ट किया। तीनों प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद हम इसको इनपुट करेंगे, और यहाँ पे बटन है ट्रांसफर ए टू बी। फिर ये पूछ रहा ओवरराइट दिस फाइल, ये फाइल तो पहले से वहां पे है, क्या ओवरराइट करना है? यस,
यस, ट्रांसफर कंप्लीट। अभी तीनों प्रोग्राम एक बार में ही कार्ड में ट्रांसफर हो चुके हैं। मैं एक बार अनम्यूट करता हूं ताकि आप इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ डाउट हैं तो वो एक बार क्लियर करें। प्रोग्राम ट्रांसफर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है वो आप एक बार प्लीज क्लियर कर सकते हैं। हेलो सर। यस सर। ये एक ऑप्शन आता है इसमें ट्रांसफर बी टू ए, तो ओके, ये किस लिए बैक उसके लिए होता है क्या ये, हम या फिर ये ये? भी कर सकते जी हैं कि सेंडर को बी में रखें और जी रिसीवर को ए में, बी टू ए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बट हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं बताता हूं। देखिए, जी मान लीजिए कि मुझे एक प्रोग्राम है, वो मुझे सेंड करना था मशीन की मेमोरी से कार्ड में, और उसका कुछ भी नाम था। जी हम एडिट में गए, आईओ में, ए साइड में हमने रखा कार्ड, बी में रखा मशीन की मेमोरी। हमने बी साइड में फाइल को सेलेक्ट किया 100। अभी जी। देखिए, अभी मेरा सेंडर बी है, बी के अंदर फाइल नेम है 1000 जिसको मैं सेंड करूंगा, हाँ जी और रिसीवर है मेरा ए मेमोरी कार्ड। इसमें मेरा जी एक फाइल नेम में कुछ सेट है पहले। जी जी ये फाइल नेम में अगर कुछ होगा रिसीवर के साइड, जी। मैं यहां से डाटा ट्रांसफर करूंगा बी टू ए, वहां से 1000 नंबर प्रोग्राम आएगा, लेकिन उसका नाम चेंज होके वो इसके अंदर आ जाएगा। ओके इसलिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ए टू बी करें या बी टू ए कैसे भी करें, रिसीवर के साइड में ये फाइल नेम फाइल। खाली होना चाहिए। ओके, तो सिंपल। अगर मैं अभी रिसीवर में फाइल नेम को खाली रखना चाहूँ तो वो कैसे रखेंगे फिर? हाँ, दो तरीके हैं। या तो हम ये करेंगे, फाइल सेट का बटन दबाएंगे रिसीवर पे आके, यहाँ पे हम एक स्पेस डाल देंगे, ओनली स्पेस। ओके स्पेस लिखा, इनपुट। अब मेरा फाइल नेम खाली हो गया। मैं दोबारा ओके। बताता हूं, मान लीजिए यस। मुझे यहाँ पे ये फाइल नेम को ब्लैंक करना है। हाँ जी हम फाइल सेट का बटन दबाएंगे, यहाँ पे केवल एक स्पेस लिख देंगे। स्पेस जीरो के नीचे है, शिफ्ट के साथ जी आएगा। जी जी। मैंने केवल एक स्पेस डाल दिया, इनपुट किया, तो फाइल नेम खाली हो गया। या फिर ओके मशीन को रीस्टार्ट कर देते हैं, मशीन को रीस्टार्ट करके ऑन करेंगे, फाइल नेम के अंदर जो भी फाइल पहले सेलेक्ट था वो खाली हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस ये ध्यान रखना कि रिसीवर के साइड में फाइल नेम ब्लैंक हो, ताकि सेंडर से जो भी डाटा हम सेंड करें सेम नाम पे वो रिसीवर में जाए। ओके, इससे इरेज का जो ऑप्शन आ रहा है, इरेज नहीं कर सकते उसको, या इससे पूरा प्रोग्राम इरेज हो जाएगा या फाइल इरेज इरेज हो करने से जाएगी? प्रोग्राम इरेज हो जाएगा, लेकिन फाइल नेम क्लियर नहीं होगा। ओके अगर फाइल सेट में जाके सपोज मैंने ये 1 नंबर प्रोग्राम लिया, फिर जी इरेज कर दिया, इसने पूछा यस नो, मैंने यस भी कर दिया, इरेज कंप्लीट, वो प्रोग्राम डिलीट हो गया, बट फाइल नंबर तो वहां का ऐसे कैसे है। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू रीनेम एंड डुप्लीकेट ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का नाम चेंज करना। जैसे मैंने बताया था, अगर हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया जिसके नाम के बीच में हमने स्पेस डाल दिया, अभी मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूं, मैंने लिखा, उसको कुछ भी नाम दे दिया प्लेट, फिर स्पेस डाल दिया 20 mm। अब ये प्रोग्राम यहाँ पे बन गया, इसमें हमने कुछ प्रोग्राम टाइप भी कर दिया, लेकिन जब हम इसको रनिंग करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, हम मॉनिटर पे गए, सर्च में गए, यहां से मैं प्लेट 20 mm का जो प्रोग्राम है इसको सेलेक्ट करता हूं, इनपुट, ये सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिख के आएगा सर्च एरर।
ये प्रोग्राम को सर्च नहीं कर सकते क्योंकि इसके नाम के बीच में स्पेस है। तो मैं चाहता हूं इसको यहीं पे रीनेम करूं और फिर इसको हम रन करें। रीनेम करने के लिए फिर हमें आईओ की स्क्रीन पे जाना होगा, एडिट, उसके बाद आईओ इनपुट आउटपुट। दोनों साइड में हम सेम डिवाइस रखेंगे। ए साइड में भी हम रखेंगे मशीन की मेमोरी, बी साइड में भी मशीन की मेमोरी, दोनों साइड में सेम डिवाइस रहेगा क्योंकि अभी हमें उसी डिवाइस से प्रोग्राम उसी में रखना है। फिर ए साइड में जाएंगे, यहां पे करेंगे हम फाइल सेट, यानी कौन सा प्रोग्राम है जिसका नाम चेंज करना है। हमने यहाँ पे रखा प्लेट 20 mm, ये प्रोग्राम यहाँ पे आ गया फाइल नेम में। फिर हम जाएंगे बी साइड पे, यहाँ पे करेंगे फाइल सेट और यहाँ पे लिखेंगे हम नया नाम। मैं लिखता हूं प्लेट डैश 20 mm, मैंने केवल उसमें एक डैश लगा दिया। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे रीनेम ए टू बी। रीनेम ए टू बी करेंगे, यस और नो, यस। उसका रीनेम कंप्लीट, यहाँ पे एक मैसेज आ गया। अभी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम था उसका नाम चेंज हो चुका है। अभी हम इसको इनपुट करके सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम किसी प्रोग्राम को रीनेम कर सकते हैं। दोनों साइड में हमें सेम डिवाइस को रखना होगा। ए साइड में फाइल का ओरिजिनल नाम, बी साइड में नया नाम और रीनेम ए टू बी। रीनेम करने से वो फाइल एक ही रहेगी और उसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर इसकी जगह हम करते ट्रांसफर ए टू बी, उससे वो मेरा पहले वाला प्रोग्राम भी रहता जिसमें स्पेस था और एक नया भी बन जाता। ये होता डुप्लीकेट प्रोग्राम बनाने के लिए। अगर हमारे दो प्रोग्राम आइडेंटिकल हैं, उसका केवल नाम चेंज है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए साइड के अंदर ओरिजिनल प्रोग्राम को सेलेक्ट करें, बी साइड में हम नया नाम लिखें, ट्रांसफर ए टू बी कर दें, तो उससे हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम तो रहेगा ही, साथ में उसकी एक कॉपी, एक डुप्लीकेट प्रोग्राम भी बन जाए। ये हमारा टॉपिक है हाउ टू रीनेम एंड डुप्लीकेट ए प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक वर्क ऑफसेट एंड टूल ऑफसेट इन वीएमसी। वर्क ऑफसेट और टूल ऑफसेट के लिए हमारा सबसे पहले आता है मैनुअल तरीका। जब हमें कोई जॉब है, हमारा ऐसा वर्क पीस है, उसके सेंटर पे हमें 0 पॉइंट बनाना है, उसके कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है मैनुअली हाफ करके, एक होता है डायल करके, फिर इसमें कुछ ऑटोमेटिक वर्क मेजरमेंट मेथड भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैनुअल तरीका, जिसमें हम हाफ करते हैं। इसमें मशीन को हैंडल मोड में लगाते हैं, यहां से एक्स एक्सिस को सिलेक्ट किया, स्पीड को सिलेक्ट किया। पहले हम हैंडल से मूव करके उसको एक साइड पे टच करते हैं जॉब के। यहाँ पे हम रिलेटिव पोजीशन को 0 करते हैं। रिलेटिव पोजीशन के लिए शॉर्टकट हमने बताया था XYZ। कोई भी बटन प्रेस करेंगे रिलेटिव पोजीशन आ जाएगा, इनपुट करने से 0 हो जाएगा। फिर हम जाएंगे सेकंड साइड पे। सेकंड साइड पे हम आए तो हमारा वैल्यू आ गया 20 mm। इसको हम हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए इक्वल टू 20.0 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेटर यहाँ पे अवेलेबल है। हम पहले इज इक्वल टू, फिर जो वैल्यू जिसका हमें हाफ करना है डिवाइड बाई 2 करेंगे, उसको एक बार इनपुट करेंगे। इसका हाफ करके इसने बताया 10 mm। इस 10 को हम दोबारा से इनपुट करेंगे तो ये वैल्यू x में आ जाएगी। मतलब अभी ये सेंटर पॉइंट से 10 mm के डिस्टेंस पे है। हम इसको हैंडल से मूव करके वापिस 0 पे लेके आएंगे। अब ये जॉब के सेंटर पॉइंट पे आ चुका है। सेम चीज y एक्सिस में करेंगे, एक साइड टच 0, सेकंड साइड वैल्यू आएगी उसका हाफ करके बैक टू सेंटर। उसके बाद हम इस स्क्रीन को क्लोज करेंगे, क्लोज।
यहाँ पे कोऑर्डिनेट का बटन इस पेज में नहीं रहेगा, हम राइट की को दबा के नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे वर्क ऑफसेट आते हैं, G54, G55, G56, ये सभी हमारे वर्क ऑफसेट होते हैं। पहले पेज में 3 आएंगे, पेज को डाउन करेंगे तो बाकी के 57, 58, 59 ये सभी ऑफसेट आते हैं। आगे करेंगे तो फिर एक्सटेंडेड वर्क ऑफसेट आ जाएंगे। अभी हम G54 में डालेंगे। G54 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक बटन है इजी सेटिंग। इजी सेटिंग यानी मशीन जहां पे है वहीं पे उस पोजीशन को 0 मानना। इजी सेटिंग करेंगे तो एक मैसेज आएगा, ओके यस और नो। हम इसको यस करेंगे, एक्स में वैल्यू आ गया, उसके बाद वो वाई पे कर्सर आ गया। इसको भी इजी सेटिंग करेंगे, यस। जेड पे भी हम इजी सेटिंग कर देंगे। अभी हमारा एक्स वाई जेड तीनों का ऑफसेट यहाँ पे हो गया। सिंगल टूल की मशीन है तो हम जेड का ऑफसेट यहीं पे डाल देते हैं। उसके बाद हम रीसेट करेंगे। रीसेट करने से हमारा जो ये प्रोग्राम पोजीशन है ये 0 हो जाएगा। रीसेट करेंगे, प्रोग्राम पोजीशन में इसने दिखाया एक्स वाई जेड तीनों यहाँ पे 0 हो चुका है। अब हम काम कर सकते हैं। अभी नए कंट्रोल में एक ऑप्शन और भी अच्छा आया है। इन केस अगर हम ऑफसेट लेके काम कर रहे हैं, फिर कई बार गलती से ऑपरेटर से बाय मिस्टेक ये 0 हो जाता है। उसने एक्स को, वाई को या जेड को गलती से 0 किया, या उसमें कुछ वैल्यू चेंज हो गया। अभी हमें चाहिए कि पहले क्या वैल्यू थी वो हम वापस लेके आना चाहते हैं। उसके लिए अभी एक नया ऑप्शन आया है। हम सेटअप में जाएंगे, पहले सेटअप का बटन प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन, ये स्क्रीन आएगी। नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे, यहां से राइट की प्रेस करके 2 बार। एक ऑप्शन आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हमारा कंट्रोल सारा डाटा नोट करके रखता है, जो भी इसमें चेंजेस किया गया। सबसे पहले शो करेगा डेट, किस डेट को, किस टाइम पे, किस वर्क ऑफसेट में, और एक्सिस यहाँ पे दिखेगा जेड वाई एक्स। बिफोर चेंज क्या वैल्यू था, आफ्टर चेंज क्या है। यहाँ पे हम कर्सर को सबसे पहले मूव करेंगे सबसे नीचे वाली कमांड पे। हमें 3 है, तीनों को वापस करना है। हमने कर्सर को रखा एक्स पे। यहाँ पे एक बटन है अंडू। अंडू यानी हमें इस कमांड को रिवर्स करना है। यहाँ पे बटन दिया गया अंडू, ये प्रेस करेंगे, एक्स में वैल्यू रिवर्स हो गया। फिर कर्सर आ गया वाई पे, इसको भी अंडू कर दिया और जेड को भी अंडू कर दिया। अब हम वापस से चेक करेंगे कोऑर्डिनेट के अंदर, तीनों वैल्यू हमारी यहाँ पे वापस आ चुकी है। तो ये जो हिस्ट्री का ऑप्शन है ये काफी यूजफुल है। इसमें हम ऑफसेट के साथ साथ बाकी जो है पैरामीटर हिस्ट्री, टूल कंपनसेशन, कॉमन वेरिएबल में अगर कोई चेंज किया गया, पीएलसी स्विच कोई की रिले को चेंज किया गया, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मशीन में अगर कुछ चेंजेस होता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बारे में अगर कुछ डाउट है आपको तो एक बार आप पूछ सकते हैं। हेलो यस सर। सर, ये टूल ऑफसेट कैसे लेते हैं इसमें? हाँ, टूल ऑफसेट के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे किसी जी मशीन में टूल चेंजर है, हम जी पहले तो वर्क ऑफसेट में जेड को 0 करेंगे। जी यहाँ पे हम वर्क ऑफसेट में एक्स और वाई का वैल्यू रखेंगे, खाली जेड को 0 करेंगे। फिर हम जाएंगे सेटअप में, सेटअप का बटन 2 बार प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है टी मेजर। टी मेजर जी यानी टूल मेजर, ये आ गया। जी फिर हम टूल को टच करते हैं, टूल को हम ऐसे जो पे टच करेंगे। जी यहाँ पे ये ऑप्शन है ऑफसेट राइट। ऑफसेट राइट। हाँ, ऑफसेट राइट का बटन प्रेस कर देंगे।
जी फिर से मैसेज आएगा ओके यस और नो, हम इसको यस करेंगे तो हमारा ऑफसेट यहाँ पे आ जाएगा। ओके अभी ये एक सिमुलेटर है, इसमें टीएलएम स्विच ऑफ है। नॉर्मल मशीनों में भी हमें एक टीएलएम को ऑन करना पड़ता है, वो हमारा पीएलसी स्विच में रहता है। ये हमारे मॉनिटर के अंदर सेकंड पेज पे ये ऑप्शन है पीएलसी स्विच, जहां पे सारी की रिले होती है। इसमें टीएलएम करके एक टूल लेंथ मेजरमेंट के लिए की रिले होती है, वो हम ऑन करेंगे तभी हमारी मशीन यहाँ पे ऑफसेट डाल सकती है। ओके अगर वो ऑन नहीं है तो अभी जैसे हम ऑफसेट राइट करते हैं, यस करते हैं, ये बोलता है टीएलएम स्विच ऑफ। तो उसको क्या पीएलसी स्विच में सर्च करना होगा टीएलएम? अनेबल करना होगा, यहाँ पे होता है 2 नंबर या 3 नंबर पे लिखा रहता है जी उसको हम सेटिंग वैलिड करके फिर यस और नो का मैसेज आता है, यस करते हैं। अभी हमारा कर्सर ये आ गया 1 पे, फिर हम उसको मूव करते हैं जहां पे टीएलएम लिखा हुआ है और उसको जी ऑन कर देते हैं। ऑन करने से उस पे स्टार बन के आ जाता है, जिस पे स्टार है वो कीप रिले हमारा ऑन हो गया। जी अभी तो इसमें ये सिमुलेटर है, इसमें तो वो कीप रिले नहीं है। मैं इसमें एक सेटिंग होती है इनपुट हाई करके उसका, वहां से आपको दिखा दूं। अभी हम यहाँ पे आके ये देखिए, अभी हमने टच किया एक टूल को, अब यहाँ पे किया ऑफसेट राइट, मैसेज आया यस नो, हमने किया यस। अभी जो मेरी मशीन की वैल्यू है -135.2, सेम वैल्यू जी यहाँ पे आ चुका है। ओके ऐसे ही सेकंड टूल, थर्ड टूल, जितने भी टूल है सबको बारी बारी से कॉल करेंगे, जो पे उनको टच करके हम ऑफसेट राइट करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। वर्क मेजरमेंट के और भी कई सारे तरीके हैं मित्सुबिशी कंट्रोल में, जो हमें सेटअप में मिलते हैं। सेटअप के अंदर हम जाते हैं तो ये ऑप्शन आता है डब्ल्यू मेजर, यानी वर्क मेजरमेंट। इसके अंदर हमें विड्थ मेजर, ये ऑप्शन होता है कोई स्क्वायर जॉब का सेंटर निकालने के लिए। होल मेजर होता है कोई राउंड जॉब का सेंटर निकालना, अगर 3 पॉइंट टच करके। इसमें भी हम टूल को टच करते हैं, टूल को या डायल को जॉब पे ऐसे टच करते हैं। फिर ये बटन है जिससे वैल्यू नोट करवाते हैं, स्किप पोजीशन टेकिंग। ये बटन दबाने से एक्स एक्सिस का वैल्यू उसने नोट कर लिया, ऐसे ही सेकंड साइड में यहाँ का वैल्यू नोट करवा दिया। सेम वाई एक्सिस में हम उसको टचिंग करेंगे, वैल्यू नोट करवाएंगे स्किप, और फिर दूसरी साइड स्किप। 4 पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे नोट हो गया। वर्क ऑफसेट सेलेक्ट करते हैं G54 to 59 किस में हमें डालना है, हमने सेलेक्ट कर दिया 59 में डालेंगे। 59 यहाँ पे आ गया, कोऑर्डिनेट राइट यस। 4 पॉइंट का हाफ करके अपने आप उसने G59 में डाल दिया। इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, केवल जॉब के 4 पॉइंट पे टच करके उसकी वैल्यू नोट करवाते हैं और ये ऑटोमेटिक हाफ करके डाल देते हैं।